ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, उस दिन से कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अपने इसी तरह की तमाम शायरियों के द्वारा अमर होने वाले मिर्ज़ा गालिब आज भी हमारे दिलों में जीते हैं। उनके शब्द, उनकी शायरियाँ, उनकी गज़लें आज भी सांस लेती हैं, जान है उसमें। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप भी मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उर्दू शायरी में किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल शासन के दौरान गज़ल गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फनकार और शायर कवि गालिब का नाम आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई गज़लें और शायरियाँ आज भी युवाओं और प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर खींचती हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थी, जिसके कारण यह जन मन में पहुँच गई। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी भाषा के महान शायर और गायक थे। उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। फ़ारसी शब्दों का हिंदी में जुड़ाव का श्रेय गालिब को ही दिया जाता है। इसी कारण उन्हें मीर तकी मीर भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब के द्वारा लिखी गई शायरियाँ हिंदी और फ़ारसी भाषा में भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा गालिब ने खुद के लिए लिखा है और भी दुनिया में सुखन्वर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां कुछ और। इस शायरी में गालिब कहते हैं कि दुनिया में वैसे उनके जैसे कई शायर हैं, लेकिन उनकी जैसी कला अनोखी है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और माता का नाम इज्जत निसा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। भारत में मुग़लों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सन 1750 में उनके दादा मिर्ज़ा कोबान बेग खान समरकंद छोड़कर भारत में वापस गए। मिर्ज़ा गालिब के दादा सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। मिर्ज़ा गालिब के पिता अब्दुल्ला बेग खान ने आगरा की इज्जत निसा बेगम से निकाह किया और वह ससुर के घर में साथ रहने लग गए। उनके पिता लखनऊ में निज़ाम के यहाँ काम किया करते थे। मात्र 5 साल की उम्र में साल 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुछ सालों तक मिर्ज़ा अपने चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान, जो कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, के साथ रहे। लेकिन कुछ समय बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। अब छोटे से मिर्ज़ा गालिब का जीवन यापन चाचा की आने वाली पेंशन से होने लगा। मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा। उनकी शिक्षा के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मिलती है उनके द्वारा लिखी गई शायरियों में मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए। एक नव मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फ़ारसी और उर्दू सीखना शुरू कर दी थी। मिर्ज़ा द्वारा ज़्यादातर गज़ल फ़ारसी और उर्दू भाषा में लिखी गई है, जो कि पारस्परिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर है। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब का निकाह 11 साल की उमराव बेगम से हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मिर्ज़ा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनकी शायरियों में कहीं न कहीं उनके वैवाहिक जीवन की प्रतिकृति नज़र आती है, लेकिन तब भी मिर्ज़ा गालिब की पत्नी के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने जीवन में शादी को कैद की तरह बताया। मिर्ज़ा गालिब के वैवाहिक जीवन में एक दुखद पक्ष यह भी है कि गालिब की 7 संतानें हुई, लेकिन उन 7 बच्चों में एक भी बच नहीं पाया। इसी वजह से उन्हें 2 बुरी आदतें लग गई थी, एक शराब और दूसरी जुआ। ये दोनों आदतें उनके मरते दम तक साथ नहीं छोड़ सकी। मिर्ज़ा गालिब के जीवन में शायरियों का सफ़र। 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद मिर्ज़ा गालिब अपने बेगम और भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें यह पता चला कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बेटे फ़खरुद्दीन मिर्ज़ा को शेर शायरियाँ सिखाने के लिए एक शायर की ज़रूरत है, जिसके बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के बड़े बेटे को शेर व शायरियाँ की गहराई की तालीम देने लगे।
बहादुर शाह जफ़र भी उर्दू शेर शायरी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और साथ में कवि भी थे। इसी कारण मिर्ज़ा की गज़ल शेर शायरियाँ पढ़ने में रुचि लिया करते थे। धीरे धीरे मिर्ज़ा गालिब दरबार के खास दरबारियों में शामिल हो गए। उनकी शायरियों में उनकी असफल प्यार और जीवन पीड़ा को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि जीवन शास्त्र के रहस्यवाद को भी दर्शाया गया है। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्ज़ा नौसा का खिताब भी मिला। 1857 की क्रांति के बाद मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुग़ल सेना को ब्रिटिश राज से हार मिली, जिसके बाद बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया, जिससे मुग़ल दरबार नष्ट हो गया। मिर्ज़ा को भी आय मिलना बंद हो गई। इस दौरान मिर्ज़ा गालिब के पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। वह छोटे छोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियों से लोगों को प्रभावित करने लग गए। मिर्ज़ा ने अपने जीवन की बेहतरीन शायरियाँ इसी समय में लिखी। इसी कारण मिर्ज़ा को आम लोगों का शायर भी कहा गया। मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु। मिर्ज़ा गालिब के अंतिम साल गुमनामी में कटे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक हाजिर जवाबी रहे। अंतिम समय में दिल्ली में महामारी फैल गई। उन्होंने अपने चहीते शागिर्द को तंज भरे लिहाज में पत्र लिखते बताया, भाई कैसी बवा जब 70 बरस के बूढ़े बुढ़िया को ना मार सकी। इसका एक और उदाहरण एक और जगह देखने को मिलता है। अंतिम दिनों में गालिब के शरीर में बेहद दर्द रहता था। वह बिस्तर पर ही दर्द से कराहते रहते। एक दिन दर्द से कराह रहे थे। वह मजरूह नौकर आया, देखा तो उनके पैर दबाने लगा। गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया तो मजरूह बोला, आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे दबाने की मजदूरी दे दीजिएगा। इस पर गालिब ने कहा ठीक है, पर पैर दबाने के बाद जब मजरूह ने अपनी मजदूरी मांगी तो गालिब दर्द के बावजूद हंसते हुए बोले, कैसी उज्जत भाई, तुमने मेरे पाँव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि मिर्ज़ा गालिब जैसा महान कवि मृत्यु होने के 2 दिन पश्चात यह खबर पहली बार उर्दू अखबार अकमल उल अखबार में छपी। रोचक बात यह है कि शादी को कैद बताने वाले इस शायर की पत्नी उमराव बेगम की मौत 1 साल बाद हो गई। दोनों की कब्र दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बनाई गई। मृत्यु के बाद लगभग 1 सदी तक यह कब्र पंचतत्वों के संपर्क में थी, लेकिन साल 1955 में गालिब सोसाइटी नामक एक संगठन ने कब्र पर सफ़ेद संगमरमर की संरचना का निर्माण कर दिया। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में दर्द की झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि ज़िंदगी एक अनवरत संघर्ष है जो मौत के साथ खत्म होती है।